खैर मकदम स्वागतम एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दर्शका। जैसे कि आप सबको पता होगा कि इस चैनल पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होम साइंस के अहम सवालात को एनालाइज कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक नई सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज का पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक का एनालाइज हम कर चुके हैं और आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे की क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कभी भी क्लास में बैठे तो पेन पेपर या नोटबुक लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि क्वेश्चन के एनालाइज के दौरान जो हम अहम नुकात बताते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 10 से होगा, जहां ये आपसे पूछा जाता है कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है। तो जवाब होगा शैशव अवस्था। इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये समझ रहे हैं कि क्वेश्चन विकास के अवस्था से संबंधित है और विकास के अवस्था एक नहीं बल्कि कई होते हैं। तो हमें ये ज़रूरी है कि हम सभी अवस्थाओं को समझ लें। उससे पहले मैं आपको यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। आपसे यहाँ सिंपली पूछ रहा है कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है। तो इस स्थिति में जवाब होगा शैशव अवस्था। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विकास में परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, विकास में परिवर्तन के महत्वपूर्ण अवस्था, तो उस स्थिति में जवाब होगा किशोर अवस्था। तो चलिए यहाँ शैशव अवस्था, किशोर अवस्था के साथ साथ बाल्य अवस्था और प्रौढ़ा अवस्था को भी समझने की ज़रूरत है। तो हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को व्हाइट बोर्ड में समझते हैं और हर पॉइंट आपको नोट करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए व्हाइट बोर्ड में हम देखते हैं। तो विकास के विभिन्न स्तर और विभिन्न चरण होते हैं। स्तर और चरण दोनों अलग चीज है। सबसे पहले मैं आपको चरण बताता हूं। विकास के 2 चरण होते हैं। विकास के चरण कौन कौन सी? पहला चरण होता है जन्म से पूर्व। दूसरा चरण होता है, इन पॉइंट्स को आपको लिखना है, जन्म के बाद। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विकास के चरणों में होती है, तो आप जवाब देंगे 2। पहला है जन्म से पूर्व और दूसरा है जन्म के बाद। अब हम विकास के अवस्थाओं को समझते हैं, कितनी अवस्थाएं होती है। तो पहला चरण में कुछ अवस्था होंगी और दूसरे चरण में कुछ अवस्था होंगी। तो यहाँ पर हम पहला चरण की अवस्थाओं को देखेंगे। पहले हमारा पहला चरण था जन्म से पूर्व। सभी अवस्था इसी में हम लिखेंगे, लेकिन चरण बीच में हम डालेंगे कि यहां से चरण चेंज हो रहा है। ठीक है, जन्म से पूर्व। तो जन्म से पूर्व पहला अवस्था, ये विकास की सभी अवस्थाएं हैं जो जन्म से पूर्व से ही शुरू हो जाती है। पहला है
डिम्बावस्था, डिम्बावस्था, डिम्बावस्था। ये अभी पहला चरण में कुछ अवस्थाएं मैं लिखा रहा हूँ। सभी अवस्थाएं आपको काउंट करना है, लेकिन बीच में चरण बदल जाएगा। तो पहला चरण का एक अवस्था हमने देखा, डिम्बावस्था। ये अवस्था कब से कब तक होता है? तो 0 से 2 सप्ताह, 0 से 2 सप्ताह, 0 से 2 सप्ताह। हम यहाँ हर चीज को लिख नहीं रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो डेटा है वही लिख रहे हैं। जैसे 0 से 2 लिखा है तो 0 से 2 सप्ताह है, तो आप लिख लीजिएगा सप्ताह। इसमें दूसरा चरण आता है भ्रूणावस्था। यहाँ भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था कब से कब तक है? तो तीसरा सप्ताह से, यहाँ सप्ताह की बात हो रही है, तीसरा सप्ताह से 8वां सप्ताह तक। हर पॉइंट को आपको नोट करना है। तीसरा सप्ताह से 8वां सप्ताह तक। अब आ जाइए तीसरा अवस्था, जो है गर्भावस्था, जो है गर्भावस्था। ये कब से कब तक है? तो 9वां सप्ताह से जन्म तक, 9वां सप्ताह से जन्म तक, 9वां सप्ताह से जन्म तक। तो यहां हमने देखा पहला चरण में 3 अवस्था, जो क्या है? पहला चरण हमारा क्या है? जन्म से पूर्व, और उसमें 3 चरण कौन कौन से हैं? डिम्बावस्था, जो कि 0 से 2 सप्ताह तक। फिर दूसरा अवस्था क्या है? भ्रूणावस्था, जो कि 3 से 8 यानी 3 से 8वां सप्ताह। फिर तीसरा अवस्था क्या है? गर्भावस्था, जो कि शुरू कहाँ से होता है? 9वां सप्ताह से लेके जन्म तक। यहाँ पर लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि जन्म से पहले का जो अवस्था है उसको गर्भावस्था कहा जाता है, लेकिन वहाँ सिर्फ और सिर्फ गर्भावस्था नहीं होता, बल्कि उससे पहले भ्रूणावस्था भी होती है और उससे पहले डिम्बावस्था भी होता है। चलिए, अब हम दूसरा चरण यहाँ देखेंगे। इसको नोट कर लिया आप लोग? दूसरा चरण जन्म के बाद। 3 अवस्था हम लोगों ने लिख लिया है। जन्म के बाद, जन्म के बाद, जन्म के बाद यहाँ हम पहला नहीं लिखेंगे, बल्कि हम यहाँ क्या लिखेंगे? जन्म के बाद ये दूसरा चरण है, ये हमारा चरण दूसरा है, लेकिन हमारा अवस्था कौन सा आएगा? अवस्था हमारा चौथा आएगा। चौथा अवस्था हमारा क्या है? जिसको हम कहते हैं शैशव अवस्था, जिसको हम कहते हैं शैशव अवस्था, शैशव अवस्था। और इसका समय क्या है? इसका उम्र क्या है शैशव अवस्था का? तो ये जन्म के बाद, ये जन्म के बाद से लेके आपका 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक। यहाँ आपको याद रखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि शैशव अवस्था शिशु के जन्म के बाद से लेके 5 साल तक, 5 वर्ष की उम्र तक की अवस्था को शैशव अवस्था कहा जाता है। लेकिन कई बार आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि जन्म से लेकर
2, जन्म से लेकर 2 साल तक। तो अगर 5 साल नहीं रहे तो 2 साल को ही हम टिक लगाएंगे, क्योंकि शैशव अवस्था को भी दो अलग अलग स्तर में बांटा गया है, जो है क्या, पूर्व शैशव अवस्था, और बाद वाला जो 3 साल से 5 साल तक का है, यह है उत्तर शैशव अवस्था। तो जन्म से लेके 5 साल तक का जो उम्र है, जो आयु है, उसे हम लोग शैशव अवस्था ही कहते हैं, लेकिन वो 2 चरणों में है, 2 स्तर में है, एक पूर्व है और एक उत्तर है। तो 3 साल से 5 साल तक उत्तर शैशव अवस्था है, और जन्म से लेकर के 2 साल तक ये पूर्व शैशव अवस्था है। तो अगर आपको 5 ना मिले, 2 ऑप्शन में मिले तो 2 ही टिक लगाना, अगर 2 नहीं मिले उस स्थिति में आप 5 में टिक लगाएंगे। क्लियर है? और यही हमारा क्वेश्चन में पूछा था कि विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, तो शैशव अवस्था। यहाँ आपको याद रखने की जरूरत है कि बच्चों में सबसे ज़्यादा जो विकास होता है वो शैशव अवस्था में होता है, और शरीर जो उनका बढ़ता है, उनका जो शारीरिक जो विकास होती है वो शैशव अवस्था में होती है। और शारीरिक विकास से शारीरिक विकास से तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा, इसको लिखना नहीं है, शारीरिक विकास का अर्थ क्या होगा, वृद्धि। और वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में शिशु का शरीर बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे तेजी से शरीर कब बढ़ता है, इसको आप लिख लीजिए। शारीरिक विकास का अर्थ क्या है, वृद्धि, और वृद्धि किसको कहते हैं, जब शरीर से बढ़ता है। तो शरीर से सबसे तेजी से कब बढ़ता है? अगर आपसे पूछा जाए शारीरिक विकास सबसे तेजी से कब होता है, तो हम लोग जवाब देंगे शैशव अवस्था में, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है। 5वां अवस्था हमारा क्या होगा, तो 5वां अवस्था होगा हमारा बाल्य अवस्था। 5वां अवस्था हमारा होगा बाल्य अवस्था। देखिए, ये जो बाल्य अवस्था जो हम लिख रहे हैं ना, दरअसल ये क्या है, ये है बाल्य अवस्था। तो बाल्य और अवस्था 2 शब्द का सब संधि हो जाता है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं बाल्यावस्था। तो ये कब, किस उम्र में बाल्यावस्था होती है, तो वो होती है 6 से लेके 12 तक। 6 से लेके 12 तक। यहाँ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं कहीं आपको ये 11 साल भी मिलता है, 11 वर्ष भी आपको देखने को मिलता है। इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, दुनिया में कोई भी चीज़ ना पत्थर की लकीर नहीं होती है, रिसर्च होते रहती है, और रिसर्च के तहत जो हम लोग को डेटा मिलता है, जो हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, उस हिसाब से हमारे डेटा चेंज होते रहता है। और जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के जो रिसर्चर है, जो साइकोलॉजिस्ट है, वो लोगों का कुछ और मानना, वो लोगों का कुछ रिसर्च और है, और हम जो ईस्टर्न हैं, हम जो इधर पूर्वी भाग के हैं, इंडिया के हैं, तो हम लोगों का रिसर्च कुछ और है। तो हम लोग 11 साल भी मान लेते हैं, या कोई 12 साल मान लेता है, तो उसके पास तथ्य होते हैं। तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर 6 से 11 साल भी रहे तो आपको वहाँ टिक लगाना है। ये होता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, होता है, कहीं कहीं 11 साल भी रहता है। ये जो अवस्था है, इसमें क्या खास बात है, महत्वपूर्ण बात क्या है, तो ये जो बाल्य अवस्था है ना, यहाँ पर बच्चे जो है क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चे मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से विकसित होते हैं। मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बच्चे विकसित होते रहते हैं। और इस अवस्था में क्या करता है, बच्चा अपना गैंग में रहना पसंद करता है। गैंग का मतलब कि अपने उम्र के बच्चों के साथ रहना पसंद करता है, इसीलिए इसको गैंग एज भी कहा जाता है। इसी तरह से इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, गैंग एज भी इसको कहते हैं। चलिए, अब हम लोग देखेंगे
अगला अवस्था कौन सा है? तो मैं इसको यहाँ डिलीट कर रहा हूँ। छठा अवस्था कौन सा है? तो छठा अवस्था हमारा है किशोर अवस्था। किशोरावस्था। कितने साल के बच्चे को किशोरावस्था के अंतर्गत रखा जाता है? तो वो है 12 से 18। 12 से 18। फिर वही बात मैं कहूँगा कि कहीं कहीं आपको 11 से 18 भी कहीं कहीं आपको किशोरावस्था ना, फिर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ किशोरावस्था जो कि 12 से 18 है। कहीं कहीं आपको 11 से भी 18 मिलेगा और कहीं कहीं आपको, यहाँ देखिए 11 से 18 कहीं मिलेगा, कहीं कहीं आपको 13 से 19 भी मिलेगा। तो इन चीज़ों के लिए आपको हमेशा प्रस्तुत रहना होगा। इन चीज़ों से आपको घबराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको सिर्फ माइंड में थोड़ा सा आपको इस चीज़ को रखना होगा कि 1-2 साल इधर उधर हो सकता है, अलग अलग रिसर्च के अनुसार, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अनुसार। तो ये हो सकता है 12 से 18 हो सकता है, 11 से 18 हो सकता है, 13 से 19 भी हो सकता है। तो लगभग आप 12 से 18 समझ के रखेंगे। ये जो किशोर अवस्था है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है अजीज साथियों? इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हार्मोनिक चेंजेस होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस अवस्था में बच्चों के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं, तो वो है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में मानसिक और शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं। आप देखिएगा कि 11 साल तक के बच्चों को अगर आप पैंट शर्ट पहना देंगे या फिर उनको सलवार सूट पहना देंगे तो ज़्यादा कुछ फर्क आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही 12 साल में वो आ जाता है या 13 साल में आ जाता है, वहाँ से लेकर के 19 साल तक का उम्र जो होती है, तो उसके शरीर का ढांचा जो है कि बदल जाता है। हमको पता चल जाता है कि कौन लड़का है कौन लड़की है, ये हमको बाहरी आवरण से पता चल जाता है। और जैसे ही उनका शारीरिक परिवर्तन होता है तो उनका मेटाबॉलिज्म में भी बहुत सा परिवर्तन होता है और इस तरह से उनके मानसिक परिवर्तन भी होता है। वो नई नई सोच वो लाते हैं, उनका अट्रैक्शन ऑपोजिट जेंडर की तरफ शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ना युवा अवस्था। तो असल में वो 12 साल से ही शुरू होने लगता है और ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होने लगता है और बच्चे खुद को लड़का और लड़की में डिफरेंट करने लगता है। वो लड़कियों का साथ गैंग में रहना तो पसंद नहीं करता, लेकिन अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। और इसके अलावा लड़कियों में ज़्यादातर शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आप याद रखिएगा कि किशोर अवस्था परिवर्तन की बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। ये आपका यहाँ से एक पॉइंट हो गया। दूसरा अवस्था है कि इसमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। तीसरी बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हार्मोनिक चेंजेस किस अवस्था में होती है? हार्मोनिक चेंजेस किस अवस्था में होती है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। NIC हार्मोनिक चेंजेस किस अवस्था में होती है? हार्मोनिक चेंजेस शरीर में
किस अवस्था में होती है? तो जवाब होगा किशोर अवस्था। तो इन अहम पॉइंट्स को आपको लिखना है कि किशोर अवस्था में हार्मोनिक चेंजेस होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। चलिए हम अगला अवस्था देखते हैं, जो कि क्या है? 7वां अवस्था है। और वो क्या है? वो है युवा अवस्था। युवा अवस्था किस उम्र से लेकर किस उम्र तक की अवस्था को युवा अवस्था कहते हैं? तो ये होगा 20 साल से 29 साल। 20 साल से 29 साल की उम्र को हम लोग युवा अवस्था कहते हैं। ऐसे युवा अवस्था 40 साल तक रहता है। 40 साल तक रहता है, लेकिन आपको 20 से 29 तक ही याद रखना है। युवा अवस्था 40 साल तक रहता है, लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कि 29 के बाद जो 30 आता है ना, 30, तो 30 से लेकर के जो 40 साल तक की उम्र होती है, वो उम्र क्या होती है? वो प्रौढ़ा अवस्था का शुरुआती दौर होता है। इसीलिए इस चीज़ को आपको नोट में रखना है। युवा अवस्था 20 से लेकर 29 तक होता है, या अगर आपको 40 भी मिले तो भी आपको रखना है, क्योंकि इंसान जो है वो 40 तक युवा रहते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रौढ़ा की जो है कि झलक उसमें दिखने लगता है 30 साल से 40 साल तक। इसलिए अगर आपको प्योर युवा अवस्था पूछा जाए तो 20 से लेके 29 साल तक ही होती है, और ऐसे 40 साल तक भी युवा अवस्था हम लोग कहते हैं। लेकिन हमने कहा ना कि 29 के बाद जो 30 आता है, तो 30 से 40 साल तक प्रौढ़ा अवस्था के शुरुआती दौर शुरू हो जाता है। इसलिए ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, आपको पत्थर का लकीर नहीं बनना है। युवा अवस्था, और हम जब किशोर अवस्था के बारे में बता रहे थे, आपको उस वक्त एक पॉइंट हमने बताया था कि यौवन जो है, युवा जो है, युवा का संकेत जो है 12 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है, वहीं से। इसलिए और वो कहाँ तक आता है? 40 साल की उम्र तक जो है कि वो कैरी करते हुए आता है। इसीलिए किशोर अवस्था के बाद की जो अवस्था है उसको युवा अवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला जो हमारा अवस्था है, 8वां अवस्था, वो है हमारा प्रौढ़ा अवस्था। वो हमारा क्या है? प्रौढ़ा अवस्था। प्रौढ़ा अवस्था, ये संधि हो रहा है, प्रौढ़ा अवस्था है, इसको हम कैसे लिखेंगे? प्रौढ़ा अवस्था। तो वो हमारा कब से शुरू होता है और कब तक रहता है? तो वो हमारा शुरू होता है कब से? 30 से लेकर 59 तक, 59 तक। देखिए आ गया ना, 30 से 59 तक, तो ये 30 साल आ गया। तो 30 से 40 साल की जो उम्र है ना, वो युवा अवस्था की तरफ भी जाता है। युवा भी, यौवन भी लोगों में रहता है, युवा भी वो रहते हैं, और उसमें थोड़ा सा प्रौढ़ा का भी झलक जो है कि आने लग जाती है। इसीलिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि 30 से 40 साल पूर्व प्रौढ़ा अवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं, और 30 से 40 साल उत्तर युवा अवस्था के अंतर्गत भी आ जाते हैं, दोनों तरफ आ जाते हैं। इसीलिए हमको इस पॉइंट को याद रखना है कि प्रौढ़ा अवस्था की शुरुआत कब से हो जाती है? तो 30 साल से लेके शुरू हो जाती है, लेकिन कब तक रहता है? तो 59 साल तक की उम्र तक इसको प्रौढ़ा अवस्था रहता है। लेकिन आप याद रखिए, जैसे 30 से 40 साल दोनों तरफ रहता है ना, वैसे ही यहाँ आपको प्रौढ़ा अवस्था के बारे में एक बात याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये जो प्रौढ़ा अवस्था 30 साल से शुरू हो रहा है और कहाँ तक चल रहा है? 59 तक, 59 साल तक। लेकिन जो संपूर्ण प्रौढ़ा की अवस्था है, वो क्या 30 साल में आ जाता है? नहीं आता है। आप एक चीज ध्यान में रखिए, कभी भी उम्र के संबंध में कोई चीज अचानक परिवर्तन नहीं होते। आज सुबह तक हम 30 साल के थे, कल हमारा 31 साल शुरू हो रहा है, तो क्या हम
अचानक एक दिन के अंदर में युवा अवस्था से प्रौढ़ावस्था में चले जाएंगे? नहीं, यहाँ पर एक मध्यवर्ती का काम करता है जो एज, उस एज को भी हमको याद रखना है। थोड़ा सा जिस एज से हम गुजर के अगले एज में जाते हैं, एक अवस्था से गुजर के अगले अवस्था में जाते हैं, उस बीच में जो समय रहता है उसमें दोनों तरह की अवस्था झलकती है। जैसे 30 से 40 में युवा और प्रौढ़ा दोनों झलकती है। तो क्या प्रौढ़ा 30 साल में संपूर्ण आ जाती है? क्या 59 साल तक संपूर्ण रहता है? नहीं, बल्कि प्रौढ़ा संपूर्ण रूप से शुरू हो जाती है कब? तो 45 साल। प्रौढ़ा की जो संकेत होती है वो पूर्ण रूप से 45 साल की उम्र में लोगों में आ जाती है, और खास करके महिलाओं में आ जाती है। पुरुषों में तो ये जो है 50 साल में देखने को मिलता है, लेकिन इसीलिए कि पुरुष महिला दोनों मानव में ही है, इसीलिए हम उसको 45 ही मान करके चल रहे हैं। पुरुषों में 50 साल से ही प्रौढ़ावस्था उसको दिखाई देने लगता है, और महिलाओं में 5 साल पहले से उम्र उसमें ज़्यादा झलकती है। महिलाओं में उम्र ज़्यादा झलकती है, इसीलिए वो 45 साल में ही प्रौढ़ा की सभी संकेतों को दिखाने लग जाती है, लेकिन पुरुष के संकेत 50 साल में आने लगते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि प्रौढ़ा पूर्ण रूप से 45 से 59 तक जाता है, और नॉर्मली 30 से 59 तक जाता है। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। ये जो प्रौढ़ावस्था है, इस अवस्था का दूसरा नाम क्या है? मध्य अवस्था। क्या है? मध्य अवस्था। इसको मध्य अवस्था भी कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि युवा और वृद्धा इन दोनों के बीच में का अवस्था ये जो होता है, इसलिए इसको मध्य अवस्था कहा जाता है, क्योंकि ये बीच में आ जाता है। ना तो वो युवा रहते हैं संपूर्ण रूप से, ना तो वो संपूर्ण रूप से वृद्ध होते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है मध्य अवस्था। इस बात को आप लिख लीजिएगा कि युवा और वृद्धा अवस्था के बीच के जो अवस्था है, जिसे हम प्रौढ़ा अवस्था कहते हैं, जो कि 30 साल से 59 साल तक चलता है, इसको हम मध्य अवस्था के रूप में भी जानते हैं। ये बात सीख लेना है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए प्रौढ़ा अवस्था को और किस अवस्था के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर होगा मध्य अवस्था। चलिए अब अगला हम देखते हैं अंतिम अवस्था कौन सा है। तो आप सबको पता होगा 9वां अवस्था, वो क्या है? वृद्धा अवस्था। वो क्या है? वृद्धा अवस्था। नाम से ही आपको पता चल रहा है वृद्धावस्था। तो ये कहाँ से शुरू होगा? 59 तक तो प्रौढ़ा था, अब यहाँ जो 60 साल में इंसान पहुंच गया तो वो वृद्धा की गिनती में आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग सीनियर सिटीजन कहते हैं। जब 60 साल की उम्र को वो पहुंच जाते हैं तो हम उसको वरिष्ठ नागरिक कहते हैं, सीनियर सिटीजन कहते हैं। आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि सीनियर सिटीजन या वरिष्ठ नागरिक किस उम्र के लोगों को कहा जाता है? तो आपका होगा 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है, सीनियर सिटीजन कहा जाता है। तो वृद्धावस्था कब से कब तक चलता है? तो 60 से लेकर मृत्यु तक, 60 से लेकर मृत्यु तक, जब तक इंसान जिंदा है 60 से लेकर के मृत्यु तक वो वृद्धा ही कहलाएंगे। तो ये थे हमारे सभी के सभी विकास के महत्वपूर्ण अवस्था जिससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट को यहाँ आपके सामने रख दिया। इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, लेकिन आपको ये सब चीज़ नहीं जानना है, क्योंकि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और होम साइंस के स्टूडेंट हैं। ये साइकोलॉजी का भी टॉपिक है, तो अगर साइकोलॉजी टॉपिक में हम इसको पढ़ाने जाएंगे तो एक एक पॉइंट पर बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको बताना जरूरी होगा, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, काफ़ी है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर में आपसे क्या पूछा जा रहा है? 11 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए
निम्न में से कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण के कारण होती है? तो एकदम सिंपल जवाब होगा आपका, तो घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल जवाब है आपका कि ध्वनि प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी जो है वो है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर इसको कहा जाता है इंग्लिश में। बहुत ज़्यादा नॉइज होगा, बहुत ज़्यादा शोरगुल होगा, बहुत डीजे बजेगा, जो आपकी कान जो है कि बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इससे जो है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। आप ध्यान देते होंगे जब कोई प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा साउंड से कोई बॉक्स वगैरह बजाते हैं तो हमारे जो एजेड लोग होते हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं, वो कहते हैं कि साउंड कम कर लो। वो गुस्से में आ जाते हैं। ये गुस्सा आता कहाँ से है? ये गुस्सा हाई ब्लड प्रेशर से आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मधुमेह किसके कारण होता है? तो रक्त में, लिख लीजिए, रक्त में शर्करा के बढ़ जाने से रक्त में शर्करा के बढ़ जाने से क्या होता है? मधुमेह की बीमारी होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्टार दे दे के नोट कीजिए जितने पॉइंट्स हम बता रहे हैं। इसको हम डिलीट करते हैं। मलेरिया भी देखेंगे हम। इसको लिख लीजिए कि मधुमेह की बीमारी किसके कारण होती है? जिसको हम लोग शुगर कहते हैं, ब्लड शुगर कहते हैं। शुगर की बीमारी कैसे होती है? तो रक्त में शर्करा के बढ़ जाने से। देखिए, मलेरिया किसके कारण होती है? तो मच्छर के काटने से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और ये जो अस्थमा है, ये अस्थमा किसके कारण होती है? तो वायु प्रदूषण, यहाँ पर अस्थमा की जो बीमारी है ये किससे संबंधित है? ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो श्वसन से संबंधित है, सांस से संबंधित है। श्वसन से संबंधित बीमारी कौन सी है? तो अस्थमा है, ऐसा पूछा जाता है। ये तीनों का हमने कारण बताया और एक का संबंध बताया। अस्थमा किससे संबंधित है? श्वसन से, सांस से संबंधित है। ठीक है, तो क्लियर हुआ? अस्थमा किससे संबंधित है? तो श्वसन से। इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा है? बच्चों के विकास को क्या प्रभावित करता है? बच्चों के विकास को क्या प्रभावित करता है? यानी कि आपको दिया गया जो ऑप्शन जहां पूछ रहा है कि वंशानुक्रम, वातावरण, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों, यानी कि वंशानुक्रम, वातानुक्रम। देखिए, समझिए, बच्चों के विकास को क्या प्रभावित करता है? बच्चे का विकास से तात्पर्य क्या है? बच्चों का विकास से तात्पर्य है उनका शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का विकास। विकास से तात्पर्य क्या है? शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का विकास। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो इंसान के विकास को, बच्चों के विकास को प्रभावित करता है? तो आप एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर एक बच्चा जन्म लेता है इंग्लैंड में, ठीक है, वहां का भाषा क्या है? तो इंग्लिश है, वहां का भाषा इंग्लिश है। तो वो क्या बोलिए, वो क्या वहां पर बैठ करके हिंदी सीखेगा? वो तो इंग्लिश सीखेगा। वो संथाली और पंजाबी थोड़ी सीखेगा, वो तो इंग्लिश सीखेगा। ये कैसे हुआ? क्योंकि उसको वैसा वातावरण मिला।
वहां का माहौल ऐसा मिला। अच्छा, वो बच्चा गोरे रंग के होंगे, गोरे रंग के होंगे, क्यों? इसलिए कि उसको वैसा वातावरण मिला वहां पर, वो ठंडे वातावरण में रहे, वहां धूप की उष्मा कम है, इसलिए वहां का स्किन जो है कि फेयर होता है, गोरे होते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि वंशानुक्रम, ये वंशानुक्रम क्या है बताइए। साउथ अफ्रीका का बच्चा, साउथ अफ्रीका का बच्चा काले होते हैं, ज्यादातर काले होते हैं, क्योंकि वहां का जो वंशज है वो है ही काले। और इंग्लैंड का जो वंशज है वो गोरे हैं। इंग्लैंड का जो वंशज है उसका विकास होगा कि वो साइंस पढ़ेगा, वो लैंग्वेज पढ़ेगा, वो टेक्नोलॉजी पे आगे बढ़ेगा, वो झाड़ फूक नहीं सीखेगा। वहां पर बैठ के तांत्रिक विद्या नहीं सीखेगा। क्यों? क्योंकि वहां के वंशज में ऐसा नहीं है, ऐसी मान्यताएं नहीं है। वहां के लोग साइंस और टेक्नोलॉजी पर आगे है, एजुकेशन पर आगे है। लेकिन वही आप आ जाइए इधर पूरब तरफ, जो हमारा इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, क्या हो रहा है यहाँ? कितने लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके अनुसार हम, उनके कंपटीशन में हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम लोग बहुत पीछे हैं। तो यानी कि बच्चे का जो विकास होता है, यानी उसका शरीर, उसका दिमाग जो बढ़ता है, उसमें माहौल का यानी कि वातावरण का भी प्रभाव रहता है और उनके वंश का भी प्रभाव रहता है। तो इस तरह आपका जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। तो आप ए और बी दोनों मत लिख लीजिए, आप लिख लीजिए वंशानुक्रम एवं वातावरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपका जवाब होगा, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो हो गई 46। यहां भी ध्यान रखिए, आपसे पूछा गया संख्या कितनी है, तो जवाब होगा 46। आपसे पूछा जाएगा गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं, तो इसको आधा कीजिए, डिवाइड 2 इक्वल टू 23। 23 जुड़े गुणसूत्र होते हैं। संख्या में पूछेगा तो डबल कर दीजिए, जोड़ा को संख्या में कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 से गुना कर दीजिए तो 46 हो जाएगा। अब गुणसूत्र से संबंधित जो अहम पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको लिख लेना है। देखिए, सबसे पहली बात कि गुणसूत्र होते कहाँ हैं, तो हर कोशिका के केंद्रक में, हर कोशिका के केंद्रक में, कोशिका के, एक सेकंड, के, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा यहाँ जगह कम होता है। केंद्रक में, हर कोशिका के केंद्रक में क्या होता है, गुणसूत्र होते हैं। अब देखिए, इसमें जो 22 जोड़े होते हैं, टोटल 23 जोड़ा होता है, जो 22 जोड़े होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। वो क्या होते हैं, ऑटोसोम, ऑटोसोम होते हैं, वो ऑटोसोम होते हैं। जो 22 जोड़े होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। और ये 22 जोड़े ऑटोसोम महिला और पुरुष
महिला प्लस पुरुष, इसको हम मेल फीमेल भी लिख सकते हैं, मेल और फीमेल, मेल प्लस फीमेल, दोनों में क्या होता है, बराबर होता है। 22 जोड़े ऑटोसोम महिला में भी होता है गुणसूत्र, और पुरुष में भी गुणसूत्र 22 जोड़े क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है कि 22 जोड़ा महिला में और पुरुष में दोनों में ऑटोसोम होते हैं जो बराबर होते हैं। महिला में भी 22 जोड़ा ऑटोसोम होगा, पुरुष में भी 22 जोड़ा ऑटोसोम होगा। लेकिन जो 23वां जोड़ा है, एक जोड़ा बचा ना, 23वां, जो 23वां जोड़ा है, 23वीं जो जोड़ा है, वो क्या है, वो क्रोमोसोम है। वो क्या है, वो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है। 23वां जोड़ा क्रोमोसोम है। लेकिन यहाँ पर मेल और फीमेल, मेल प्लस फीमेल, दोनों में क्या होता है, अलग होता है, सेम नहीं होगा। क्रोमोसोम है लेकिन महिला और पुरुष दोनों में अलग होगा, एक जैसा क्रोमोसोम दोनों में नहीं होगा जो 23वां जोड़ा होगा। ठीक है, तो कैसा होगा ये भी देखते हैं। तो महिला में जो क्रोमोसोम होगा, जो 23वां जोड़ा है, तो एक जोड़ा, 23वां जोड़ा मतलब एक जोड़ा, तो एक जोड़ा कितना होता है, 2 होता है। तो 2 कैसे होगा, 2 होगा एक्स, दोनों एक्स होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं कि एक्स वाई से हम लोग इसको इंगित करते हैं। तो ये एक जोड़ा हुआ, एक्स एक्स 2, तो 2 मिला के एक जोड़ा हुआ जो कि 23वां जोड़ा है। उधर 22 जोड़ा तो दोनों का सेम है, लेकिन 23वां जोड़ा हमने क्या कहा है कि वो क्या है, क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम महिला पुरुष दोनों में अलग होगा, यानी कि एक जैसा दोनों का हो ही नहीं सकता, दोनों का एक्स एक्स हो ही नहीं सकता, दोनों का वाई वाई हो ही नहीं सकता। तो महिला में दोनों एक्स होगा, और पुरुष में क्या होगा, पुरुष में एक होगा एक्स, एक होगा वाई। और यही जो एक डिफरेंस है, इसी से क्या होता है, इसी से हम लोग का लिंग निर्धारण होता है। बच्चों का जो जन्म होता है, बच्चों के जन्म में यही लिंग निर्धारण करता है कि बच्चा लड़की होगी या लड़का होगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर और एक अच्छी बात लिख लीजिए कि सबसे अधिक जो गुणसूत्र होते हैं, हमने तो मानव में पढ़ लिया कि 23 जोड़े होते हैं, कुल क्या होता है, 23 दूनी 46 होता है टोटल। जोड़ा में पूछेगा तो 23, 22 जो होता है महिला और पुरुष में दोनों बराबर होता है। 23वां जोड़ा जो होता है वो महिला में और पुरुष में अलग अलग होते हैं। महिला में दोनों एक्स होते हैं और पुरुष में एक एक्स होता है, एक वाई होता है। और यहीं पर एक का जो डिफरेंस है यही निर्धारण करेगा कि कि बच्चा होने वाला जो है वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो यहाँ पर एक अहम बात और क्या हम लिखा रहे थे, यहाँ पर हम लिखा रहे थे कि सबसे अधिक गुणसूत्र वाले प्राणी कौन है, तो केकड़ा है। सब चीज में लिखा नहीं रहा हूं, लेकिन अहम बात में लिखा रहा हूं। सबसे अधिक आप खुद लिख लीजिए, केकड़ा सबसे अधिक गुणसूत्र होते हैं। तो कितने होते हैं, 127 गुणसूत्र होते हैं किसमें, केकड़ा में, जो कि प्राणियों में सबसे अधिक गुणसूत्र वाले हैं वो है केकड़ा। और कितना है टोटल, 127। आइए इसी को उल्टा करके पूछ ले कि सबसे कम किसमें होता है गुणसूत्र, तो वो भी लिख लीजिए। इंडिया में एक हिरन पाया जाता है, एक भारत में एक हिरन पाया जाता है, भारत में ही पाया जाता है। एक हिरन पाया जाता है जिसका नाम क्या है, मुंटजेक, जिसका नाम है मुंटजेक। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, मुंटजेक।
MUNTJEK, मुंटजेक। इसमें कितने होते हैं गुणसूत्र? तो ओनली 6 होते हैं, जो कि सबसे कम है। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्राणियों में सबसे अधिक गुणसूत्र किसके होते हैं, तो केकड़ा का होता है, जो कितना है 127। सबसे कम गुणसूत्र किसमें होते हैं, तो हिरन में होते हैं, जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, जो विशेष प्रकार के हिरन है जिसका नाम मुंटजेक है, उसमें 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो प्राणियों में सबसे कम है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम का भी हमको ध्यान रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एकदम सिंपल सा ये जवाब है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वस्तुओं को जलाने से क्या होती है, उत्पन्न होती है। आप किसी भी वस्तु को जलाएंगे, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, चाहे वो कपड़ा हो, रबर हो, लकड़ी हो, किसी वस्तु को जलाएंगे तो वहां से क्या उत्पन्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो आपका यहाँ दिया हुआ है अमोनिया, ये अमोनिया जो है, ये अमोनिया कहाँ से उत्पन्न होता है, तो इंडस्ट्री से। कहाँ से, कारखानों से। कारखानों से उत्पन्न होता है, कारखानों से उत्पन्न होता है क्या, एमोनिया। अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया कहाँ से उत्पन्न होता है, कारखानों से उत्पन्न होता है। देखिए ये कारखानों से उत्पन्न होने वाली जो भी गैस है, ये जो है ना कोई फायदामंद हमारे लिए नहीं है, नुकसानदेह है। लेकिन ये फायदामंद कहाँ होता है, कृषि में। कृषि में, खेत में इसका यूज अगर किया जाएगा अमोनिया का, तो ये क्या होगा, वो उर्वरक का काम करेगा। क्या करेगा, उर्वरक का काम करेगा। कौन, अमोनिया। तो इंसान के लिए हानिकारक है, लेकिन कहीं ये खेती के लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या देखना है कि ये कार्बन जो है ये हमारे लिए नुकसानदेह है, और अमोनिया जो है ये भी हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, दो नकारात्मक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और दो हम लोगों का सकारात्मक फायदेमंद दिख रहा है। वो क्या है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है कि हमारे लिए फायदेमंद, हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद ऑक्सीजन है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि वायु में सबसे ज़्यादा किस गैस की उपस्थिति है, तो हम लोग को पता है किसकी है, नाइट्रोजन की। इसको भी आप नोट कर लीजिए कि वायु में सबसे अधिक किस गैस की उपस्थिति है, तो नाइट्रोजन की। हानिकारक गैस कौन कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया। ठीक है, इसके अलावा आप इसका रासायनिक नाम भी लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं CO2, ठीक है, ऑक्सीजन को कहते हैं O2। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ऑक्सीजन को कहते हैं O2, और अमोनिया का रासायनिक नाम क्या है, NH3। NH3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम अगले पार्ट में हम जितने भी क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा संसाधन सभी परिवारों के लिए समान है। जितने भी फैमिली है, जितने भी परिवार है, सबके लिए ये कौन सा संसाधन है जो बराबर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, धन। धन, क्या सबके परिवार में धन बराबर है, क्या सबके घर में लाखों करोड़ों है, नहीं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मिडिल क्लास के हैं। अगला देखते हैं शक्ति, सबके पास पावर बराबर है, क्या यहाँ कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या फिर कोई होम मिनिस्टर हो, उसके शक्ति के बराबर में क्या उसके परिवार में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति क्या एक गरीब परिवार मजदूर के घर में भी है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं रुचि, क्या आपका जैसा रुचि है, आपका जो इंटरेस्ट है, आपको मूवी देखने में इंटरेस्ट है, आपको सोने में इंटरेस्ट है, आपको घूमने में इंटरेस्ट है, क्या सभी लोगों को यही इंटरेस्ट है, कुछ लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट है,
कुछ लोगों को मेहनत करने में इंटरेस्ट है, कुछ लोगों को नौकरी में इंटरेस्ट है, कुछ लोगों को बिजनेस में इंटरेस्ट, तो ये अलग अलग होते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा समान, तो समय समय अगर मेरे लिए 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 1 आवर होता है, 1 आवर होता है, तो आपके लिए भी और दुनिया के सभी लोगों के लिए 60 मिनट में ही 1 आवर होगा। अगर 60 सेकंड में 1 मिनट हो रहा है तो सभी के लिए 1 मिनट ही होगा। समय सबके लिए बराबर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समय। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।